फंगल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज एंड लास्ट हमने पढ़ा था बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ अब हमें फोर्थ क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को डिस्कस करना है। ड्यूटेरो ओके, मतलब कि वहां पर एक सिंगल स्टेज नहीं है या फिर वहां पर परफेक्ट स्टेज अब्सेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। कॉमन नेम for the member of Deuteromycetes is imperfect fungi. Imperfect fungi. ओके, मतलब परफेक्ट नहीं। क्यों हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? इसका रीजन है कि इनमें परफेक्ट स्टेज दैट इज सेक्सुअल स्टेज हमें पता नहीं होती। ओके, अननोन, ठीक है, डिस्कवर नहीं है। तो दोज फंजाई whose perfect stage परफेक्ट स्टेज का मतलब है यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरह से करते हैं ये नहीं पता। परफेक्ट स्टेज दैट इज सेक्सुअल स्टेज is unknown are kept here। ठीक है, तो ऐसे फंजाई जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से करते हैं, एस्कोस्पोर से करते हैं, बेसिडियोस्पोर से करते हैं, ये पता नहीं है किस तरह से वो करेंगे वहां पर, क्या उनमें सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ओके, इनके बारे में डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहेंगे और उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास में इंक्लूड कर देंगे। फिर इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? माइसेलियम का माइसेलियम कैसा होगा? अब माइसेलियम किस टाइप के हो सकते हैं? अभी तक हमने 3 क्लासेस पढ़ी, तीनों क्लासेस में या फिर हमने जो जनरल कैरेक्टर में माइसेलियम पढ़ा था, बॉडी ऑफ अ फंगस, वो कैसे पढ़ा था बेटा हमने? क्या क्या हो सकते हैं चांसेस माइसेलियम के? सेप्टेड है, सेप्टेड। यस, एसेप्टेड और सेप्टेड। अगर एसेप्टेड हुआ तो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा या मल्टीन्यूक्लिएटेड? अगर एसेप्टेड हुआ तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टी गुड। और मल्टीन्यूक्लिएटेड हुआ तो कोई टर्म यूज करते हैं बेटा उसके लिए? सिनोसाइटिक माइसेलियम। वेरी गुड, सिनोसाइटिक माइसेलिया। ओके, सिनोसाइटिक। जो एसेप्टेड माइसेलिया होंगे उनको हम सिनोसाइटिक कहेंगे, while those which are septate, ओके, सेप्टेड होंगे मतलब वॉल प्रेजेंट होगी, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, नॉन सिनोसाइटिक होंगे। तो हमने फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा था, फाइकोमाइसिटीज में माइसेलियम थी एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक अनब्रांच। ओके, व्हाइल हमने एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ा माइसेलियम सेप्टेड, ब्रांच एंड नॉन सिनोसाइटिक। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों का कैरेक्टर है सेप्टेड एंड ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इट मींस नॉन सिनोसाइटिक। ठीक है, व्हाइल
अकेले फाइकोमाइसिटीज अल्गल फंजाई का कैरेक्टर था एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। तो ऐसे फंजाई, ठीक है, इमेजिन करो कि आपको कोई फंगस आप डिस्कवर, आपको नया फंगस दिख रहा है कोई, ठीक है, एक फंगस दिखा और आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसके अंदर उसकी माइसेलियम में आपको एसेप्टेड कंडीशन मिली। ओके, एसेप्टेड कंडीशन मिली माइसेलियम में, सेप्टा नहीं थे, वॉल नहीं थे, हाइपीफ्यूज होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक कंडीशन दिख रही थी आपको। तो आप उसको कौन सी क्लास में पुट कर देंगे? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में। ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर वो आपको दूसरा फंगस आपने देखा माइक्रोस्कोप में और आपको उसमें सेप्टेड माइसेलियम दिखी, ब्रांच, सेप्टेड और नॉन सिनोसाइटिक, फिर आप अब कौन सी क्लास में पुट कर सकते हो उसको? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। है ना, आपके पास में दो ऑप्शन है अब, जबकि एसेप्टेड के लिए आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन था, इसलिए आपने डायरेक्टली फाइकोमाइसिटीज में रख दिया। इसी तरह से ऐसे फंजाई जिनकी परफेक्ट स्टेज हमको नहीं पता है, ओके, जिनकी परफेक्ट स्टेज हमको नहीं पता है, उनकी हम माइसेलियम देख लेते हैं पहले तो। ओके, अगर उसकी माइसेलियम एक्सेप्टेड हुई तो डायरेक्टली उसको फाइकोमाइसिटीज का मेंबर बोल देंगे। ओके, तो उसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, डायरेक्टली उसको फाइकोमाइसिटीज क्लास में रख देंगे अल्गल फंजाई में। एक्सेप्टेड माइसेलियम उसी में मिलती है ओनली, ठीक है। लेकिन ऐसे फंजाई जिनकी परफेक्ट स्टेज पता नहीं है और उनमें माइसेलियम कैसी है? माइसेलियम है सेप्टेड, ब्रांच्ड, non-sinusitic, it means uninucleated, उनको हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो आपने माइसेलियम देखा और माइसेलियम आपको दिख रहा है हाइपी के बीच में, आपको वॉल मिल रही है। ओके, और वॉल के साथ में आपको कोई ब्रांचिंग भी दिख रही है वहां पर। ओके, तो ऐसा माइसेलियम दिख रहा है तो आपके पास में अभी दो ऑप्शन है, एस्कोमाइसिटीज में रखे या बेसिडियोमाइसिटीज में रखे। और उसकी सेक्सुअल स्टेज भी पता नहीं है। अगर पता चल जाता है कि वो एस्कोस्पोर बनाते हैं या बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर हमने पढ़ा था, एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनते हैं, लिखा था या नहीं लिखा था? एस्कस के अंदर, याद आ रहा है? यस सर। तो एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनते हैं और बेसिडियोस्पोर बेटा एक्सोजीनियसली। यस, एक्सोजिनियसली। कौन सी सरफेस पर, किस पर बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडीज को? बेसिडिया। बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज पर बेसिडिया स्ट्रक्चर होते हैं और एक बेसिडियम पर 4 बेसिडियोस्पोर्स जनरेट हो सकते हैं मियोसिस से। ओके, बेसिडियोकार्प उनकी फ्रूटिंग बॉडी, वैसे एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोल देंगे, कार्प। ओके, फ्रूटिंग बॉडी को कार्प बोल देते हैं। तो एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी। अब बेसिडियोकार्प पर स्ट्रक्चर आते हैं बेसिडिया, सिंगल को बेसिडियम, और एक बेसिडियम के ऊपर फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स मियोसिस से बन सकते हैं। ओके, तो वो एक्सोजीनसली हो गया, ध्यान रखना। ओके, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली बनते हैं एसआई के अंदर। ओके, और बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के जो स्पोर्स है सेक्सुअल स्पोर्स, वो एक्सोजिनसली बनते हैं बेसिडियम के ऊपर। और बेसिडियम किससे अटैच होता है? बेसिडियोकार्प के साथ में। ओके, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसिटीज की।
तो यहाँ पर ये स्टेज पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ओके, क्लियर? तो उनको यहाँ पर रखा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनकी इम्परफेक्ट स्टेज को, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर पता नहीं चल रहा कि कैसे वहां पर क्या है, और उसको फिर उनको वेजिटेटिव स्टेट के बेसिस पर कि उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर उनको रख दिया है इम्परफेक्ट स्टेज में, मतलब कि इम्परफेक्ट फंजाई के फॉर्म में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लेकिन कुछ उनकी कुछ की वहां पर ओनली सेक्सुअल स्टेज पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है। तो सेक्सुअल स्टेज के बेसिस पर अगर वो एस्कोस्पोर बना रहे हैं तो उनको एस्कोमाइसिटीज में रख दिया है, या फिर बेसिडियोस्पोर बना रहे हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया है। तो कुछ फंजा ऐसे भी है कि उनकी एसेक्सुअल स्टेज नहीं पता चल रही है वहां पर कैसे वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसेक्सुअल स्टेज वालों को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, उसी फंगस को, उसी के स्टेज के बेसिस पर। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने पर उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया है। ओके, ऐसा भी हुआ है कुछ फंजाई के साथ। क्लियर? तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले किसी भी फंगस में माइसेलियम देखना है, और उसकी माइसेलियम एसेप्टेड मिल गई, सिनोसाइटिक मिल गई, तो आपको डायरेक्टली फाइकोमाइसिटिस में रख देना है। लेकिन अगर सेप्टेड है तो फिर वो एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर हो सकता है। और अगर उसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है हमको कि वो एस्कोस्पोर बना रहा है या बेसिडियोस्पोर बना रहा है, तो उसको हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा टेम्पररी। ये टेम्पररी क्लास है, मतलब जब सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी तो इसको हम यहाँ से उठा करके आइदर एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पोर्स के बारे में। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पता होता है, और मोस्टली ये बनाते हैं कोनिडिया। ओके, कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं मोस्टली। ओके, लेकिन सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है कि ये एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली यहाँ पर फॉर्म करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज अगर सेक्सुअल स्टेज पता होती और उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर आते, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर आते, तो हम बोल देते कि वो एस्कोमाइसिटीज होगा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था बेसिडियोमाइसिटीज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर Yes. सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर अननोन है कौन से टाइप के बनेंगे, तो ठीक है। लाइट में चालू होता है। यस बेटा, हेलो, किसी की आवाज आई थी बेटा? कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर मोस्टली कोनिडिया बन रहे हैं। इनका हैबिटेट भी इनका मॉइस्ट सॉइल्स और हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट ही होता है। ओके, इनके न्यूट्रिशन भी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के कॉमन रहेगा। यहाँ पर न्यूट्रिशन मोस्टली ये डिकम्पोजर्स होते हैं, मोस्टली decomposers. Okay, some of the members
सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं। ओके, अब इनके मेंबर्स, एग्जांपल्स जिनकी अभी तक हमें प्रॉपर सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके, तो जो हम एग्जांपल लिख रहे हैं, पता चले कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो इनके एग्जांपल ना बचे, क्योंकि अगर उनकी सेक्सुअल स्टेज अगर पता चल जाएगी तो उनको आइदर एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूड कर दिया जाएगा। कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड एक क्या है, ट्राइकोडर्मा है कि ट्राइकोडेंड्रॉन? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, हाँ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा फाइटोन, ये जो होता है ये रिंगवर्म कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा फाइटोन, ट्राइकोडर्मा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कर डाल। डन, वेरी गुड। अब फंगस से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आपको एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फंगस से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजेस को तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में जो ह्यूमन बीइंग्स को डिसीज हो सकती है जैसे रिंगवर्म वगैरह, उनके बारे में तो वहां पर डिस्कस करेंगे। बट कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको यहाँ पर आती है, लाइक बंगाल फेमाइन। ओके, तो बंगाल में नाइनटीन एटीज के आसपास वहां पर एक ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आई, मतलब आप बोल सकते हैं कि वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप हो गया और जिसके कारण कि कुछ फंजाई डेवलप हो गए ज्यादा, जिसके कारण पूरी राइस की क्रॉप खराब हो गई वहां पर। और वहां पर मेन फूड जो है स्टेपल डाइट, राइस, फिश वगैरह, ऐसे ये स्टेपल डाइट ज्यादातर सी कोस्ट वाले एरिया में इधर ज्यादा है। तो बंगाल वाले पार्ट में फिर वहां पर बंगाल फेमाइन। तो इसको किसने कॉज किया था? क्योंकि राइस की क्रॉप को खराब किया। राइस का नाम होता है ओराइजा सटाइवा। तो एक फंगस था कॉज बाय, इसका माइक ऑन है बेटा, कुछ डाउट पूछना है तो आप ऑन रख सकते हैं। कॉज बाय या फिर बंद कर दीजिए। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ओके, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी
ये एक फंगस था। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ने राइस की क्रॉप पूरी खराब कर दी थी। ओके, कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फंगस which infect राइस को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा। ओके, तो ये इसने राइस की क्रॉप को खराब कर दिया था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ने, ओराइजा सटाइवा क्रॉप। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसलिए ओराइजी उसका स्पीसीज का नाम पड़ गया कि उसने राइस को इन्फेक्ट करता है, और उसके कारण फिर बंगाल में राइस की क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा ही एक आयरिश फेमाइन, आयरिश फेमाइन जो पोलिश कंट्री है, आयरिश कंट्री है, हॉलैंड वगैरह, ठीक है, इनमें ऐसा ही पूरी क्रॉप खराब होना फंगस से एक केस आया था जिसमें पोटैटो की क्रॉप पूरी खराब हो गई। ओके, पोटैटो की क्रॉप पूरी खराब हो गई थी। पोटैटो का मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो हम बोलेंगे यूरोप से। ओके, यूरोप की कंट्रीज से, इसलिए आयरिश फेमाइन में पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, caused by अल्टरनेरिया सोलेनी। हमने जो पहला वाला लिखा ना अल्टरनेरिया, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ये फाइकोमाइसिटीज है, और ये अल्टरनेरिया सोलेनी अभी हमने लिखा अल्टरनेरिया। इसमें लिखा बेटा हमने कौन सी क्लास में, अल्टरनेरिया किसमें लिखा हमने अभी क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस में लिखा ना फर्स्ट एग्जांपल। ये ड्यूटेरोमाइसिटिस अल्टरनेरिया सोलेनी फंगस इन्फेक्टेड, किसको इन्फेक्ट किया था उसने, पोटैटो सोलेनी, सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसलिए सोलेनम से सोलेनी। ओके, उसकी स्पीसीज अल्टरनेरिया सोलेनी। ओके, ये क्या कॉज करवाता है इसमें, तो इसकी डिसीज का नाम भी पूछते हैं आपको कभी कभार। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो and caused early blight of potato. Early blight of potato मतलब इवन ट्यूबर ग्रो होने के पहले, पोटैटो के ट्यूबर बनने से अच्छी तरह से हार्वेस्ट होने के पहले या अच्छे से बनने से पहले वहां पर ये इन्फेक्ट कर जाता है। जबकि एक होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अल्टरनेरिया सोलेनी, एक सेकंड, आयरिश फेमाइन फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ने कॉज की थी शायद आयरिश फेमाइन। एक सेकंड, कुछ चेक करना पड़ेगा बेटा, एक सेकंड।
गलत ना इंफॉर्मेशन चली जाए। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट कॉज करता है कि अर्ली ब्लाइट? हाँ, तो आपको यहाँ पर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस दिखना है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, मिस्टेक हो जाती है, इन्फेस्टेंस सही टाइम पर ध्यान है। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, जबकि जो हमने लिखा था यहाँ पर अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आयरिश फेमाइन हुआ था। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये रिस्पॉन्सिबल था फंगस के लिए, क्योंकि अल्टरनेरिया सोलेनी causes late blight of potato. पोटैटो की क्रॉप अगर ग्रो हो रही है अच्छे से, ट्यूबर भी फॉर्म हो रहे हैं, और तब ये इन्फेक्ट करता है अल्टरनेरिया सोलेनी। वाइल जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है वो अभी ट्यूबर अच्छे से ग्रो होने के पहले ही लीव्स वगैरह को हार्म पहुंचाने लग जाता है, और इस तरह से जो पोटैटो ट्यूबर है वो बहुत ही छोटे छोटे ही रह जाते हैं या अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा इसके लिए। ओके बेटा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइट? ब्लाइट का मतलब है कि वो जनरली हम लिटरली अगर बोले तो वहां पर वो ऐसे कुछ चीजों को जला देगा, मतलब एक तरह से, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या हो जाएगा कि जो लीव्स वगैरह है, ग्रीन लीव्स वगैरह, वो पूरी ऐसी सूख जाएगी, वहां पर ग्रीनिश जो क्लोरोफिल है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो सेल या टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब ऐसा आपको उसको ब्लाइट का मीनिंग कंसीडर करना है। ब्लाइट से क्या होगा, सेल और टिश्यूज वहां पर डेड हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जो एंटेनियन सोलानिन है वो अर्ली हाँ, ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है कॉज। अल्टरनेरिया सोलेनी। यस सर। यस सर। अल्टरनेरिया सोलेनी, एक सेकंड। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आयरिश फेमाइन किसके कारण है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण तो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी 80, और फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एक सेकंड। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट कॉज करता है। यहाँ पर अर्ली की जगह यहाँ पर लिखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और अल्टरनेरिया सोलेनी को लिखो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये चेंजेस कर देना बेटा, है ना, सॉरी, ठीक है, चेंजेस कर देना आप इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
आयरलैंड में आयरिश फेमाइन आयरलैंड में हुई थी। डन बेटा? Yes. तो ये हो गया किंगडम फंजाई तक कंप्लीट। अब आपको किंगडम प्लांटी के ऊपर पूरा चैप्टर है, किंगडम एनिमलिया के ऊपर पूरा चैप्टर है, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स दे दी गई है। यहाँ पर कुछ टर्म्स है आपके लिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड, इसलिए हमको उनको ब्रीफ में डिस्कस करना होगा। और आपको पूरा चैप्टर है फिर किंगडम प्लांटी के ऊपर। ऐसे ही किंगडम एनिमलिया के बारे में भी शॉर्ट में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी है आपको यहाँ पर, और डिटेल में आपको किंगडम एनिमलिया चैप्टर दिया हुआ है पूरा। ओके, तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया पर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में वायरसेस स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटी, यहाँ पर हमने जैसे प्रोटिस्टा को, मोनेरा को, फंजाई को डिस्कस किया है पूरा, वैसा ही अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को। इनके लिए पूरा होल चैप्टर्स है आगे, थर्ड एंड फोर्थ। इसलिए बस हम ओनली देखेंगे प्लांट्स में क्या इंक्लूड होते हैं। किंगडम प्लांटी, प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, ओके, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, cellulosic cell wall containing, chlorophyllous, autotrophic, cellulosic cell wall containing, organisms are termed as plants। ठीक है, प्लांट्स किसको कहेंगे हम? क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हाँ, उनके साथ में कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ स्पेशल एलिमेंट या मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं या अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कहीं और से भरपाई करने के लिए। और सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होगी। ये कैरेक्टर्स जिस ऑर्गेनिज्म में होंगे उस ऑर्गेनिज्म को हम वहां पर प्लांट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल भी स्पेशल सेल स्ट्रक्चर में होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये भी एक प्रायोरिटी है। प्लास्टिड प्रेजेंट होना चाहिए, प्लास्टिड प्रेजेंट होना, प्लास्टिड प्लास्टिड हम तीन टाइप के पढ़ेंगे बेटा। ओके, प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट मतलब व्हाइट प्लास्टिड, एंड क्रोमोप्लास्ट मतलब अदर कलर के प्लास्टिड। तो प्लास्टिड प्रेजेंट होना ये ओनली प्लांट का कैरेक्टर है। तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना ये भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपने देखा यूग्लिना के पास में क्लोरोफिल था, ऑटोट्रॉप भी हो सकते थे, वो मिक्सोट्रॉफिक है। ओके, लेकिन सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं है। फिर आपने वहां पर डायटम को देखा, डायटम में सिलिका कंटेनिंग सेल वॉल थी। ओके, सेलुलोज था लेकिन साथ में सिलिका भी थी। डायनोप्लेजिडेट में देखा तो डायनोप्लेजिडेट में सेल वॉल वहां पर सेलुलोज की और पैक्टिन की जैसा प्लांट में होती है वैसी है, सेलुलोजिक सेल वॉल है। ठीक है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और ऑटोट्रॉप की तरह भी बिहेव करता है। तो फिर क्या वो प्लांट है? हमने कहा नहीं, क्योंकि उसके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट होना भी एक बहुत जरूरी चीज है। ओके, फिर किंगडम प्लांटी के बहुत सारे वहां पर मेंबर्स हैं। ओके, आजकल हम किंगडम प्लांटी में 5 डिविजन्स पढ़ते हैं। ओके,
5 डिविजन्स। कौन कौन से डिवीजन? एल्गी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। ओके, ये हम 5 डिविजन्स पढ़ते हैं प्लांट्स की। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर हम ये देखते हैं कि प्लांट्स को कैसे हम वहां पर क्लासिफाई करते हैं। गुड। अब जब प्लांट्स को हमको क्लासिफाई करना है तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 कैरेक्टर लेते जाते हैं और उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते जाते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, प्लांट्स में एम्ब्रियो बनता है या नहीं बनता। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर नॉन एम्ब्रियोफाइट। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया नॉन एम्ब्रियोफाइट, मतलब कि जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, फाइटा मतलब प्लांट। तो दो सबसे पहले हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट एंड एम्ब्रियोफाइट्स। तो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स। ओके, एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता। ओके, जाइगोट पे डायरेक्ट मियोसिस हो जाएगी और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऐसे है ओनली अल्गी। तो यहाँ से पहला डिवीजन सेपरेट हो गया, डिवीजन अल्गी। अल्गी में कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। पहला डिवीजन अल्गी, नॉन एम्ब्रियोफाइट। मतलब बाकी चारों डिविजन्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो बनता है, इसलिए वो एम्ब्रियोफाइट है। फिर अब ब्रायोफाइट को कैसे अलग करें? ब्रायोफाइट तो एम्ब्रियोफाइट है, और बाकी दूसरों को कैसे अलग करें? तो बाकी तीनों में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स मिलती हैं। ओके, जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल डेवलप होती है, इसलिए वो टॉल हो सकते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं होती। तो जिनमें वेसल्स बनेगी वो वास्कुलर प्लांट्स। ओके, वास्कुलर प्लांट्स। दूसरा कैरेक्टर हो गया कि वेसल प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना। वास्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स में नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट। अब ये तो नॉन एम्ब्रियोफाइट भी और नॉन वास्कुलर भी है। ओके, अल्गी नॉन वास्कुलर भी है, कोई वेसल्स नहीं होती इनमें। तो नॉन एम्ब्रियोफाइट नॉन वास्कुलर बोला तो अल्गी, या फिर ओनली नॉन एम्ब्रियोफाइट भी बोल दिया तो अकेला अल्गी आ रहा है। लेकिन अगर बोल दिया नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट, नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट के अंडर में नॉन वास्कुलर लिख रहे हैं, तो जिनमें वेसल्स नहीं होती, जाइलम, फ्लोएम, वेसल एब्सेंट, उनको हम बोलेंगे नॉन वास्कुलर। तो ये हो जाएगा दूसरा डिवीजन यहाँ पर, डिवीजन ब्रायोफाइटा। ओके, तो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वेसल्स नहीं बनती। ठीक है, फिर अब अल्गी को अलग कर दिया हमने नॉन एम्ब्रियोफाइट के फॉर्म में। ब्रायोफाइट को एम्ब्रियोफाइट, नॉन वास्कुलर अलग हो गया ब्रायोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट को अलग करना है। तो टेरिडोफाइट, बाकी जो 2 है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें सीड बनती है, वो सीडेड प्लांट है। तो एम्ब्रियोफाइट वास्कुलर प्लांट बट नॉन सीडेड।
अब ये भी नॉन सीडेड हो जाएंगे अपने आप, इसमें भी सीड नहीं बनती, इनमें आगे का कोई नहीं रहा है कुछ, ये भी नॉन सीडेड है, अलगी भी, ये भी नॉन सीडेड है ब्रायोफाइट्स, लेकिन अलगी है नॉन सीडेड, नॉन वास्कुलर, नॉन एम्ब्रियोफाइट। ब्रायोफाइट है नॉन सीडेड, नॉन वास्कुलर, एम्ब्रियोफाइट। और अभी हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट को अलग करने की। तो टेरिडोफाइट नॉन सीडेड, वास्कुलर, एम्ब्रियोफाइट है। ओके, ये हो जाएगा डिवीजन टेरिडोफाइटा। ओके, डिवीजन टेरिडोफाइटा। इसमें सीड नहीं है, लेकिन ये वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट है। इसमें सीड भी नहीं है और इसमें वेसल्स भी नहीं है, इसमें सीड भी नहीं है, वेसल्स भी नहीं है और एम्ब्रियो भी नहीं है। ओके, ये आप ध्यान देते जाना। तो अब बच्चे हैं सीडेड प्लांट्स। सीडेड वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट दो है अब। ओके, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को कैसे अलग करेंगे? जिम्नोस्पर्म को अलग करेंगे हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म से, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट के बेसिस पर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लिए डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी। अब टेरिडोफाइट भी नॉन फ्लावरिंग है, ये भी ध्यान रखना आपको। सभी अब नॉन फ्लावरिंग कौन कौन से हैं? तो जिम्नोस्पर्म के साथ साथ टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, ये भी नॉन फ्लावरिंग है, और एल्गी भी नॉन फ्लावरिंग है। मतलब जिसमें एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा, उसमें वेसल्स भी नहीं बनेंगे, सीड भी नहीं बनेंगे और फ्लावर भी नहीं बनेगा। इसमें एम्ब्रियो बना लेकिन वेसल नहीं बने, तो आगे के सीड भी नहीं बनेगी, फ्लावर भी नहीं बनेगा। जिनमें एम्ब्रियो बना, वेसल्स बनी, जिनमें सीड नहीं बनी, उसमें फ्लावर नहीं बनी। जिनमें एम्ब्रियो बना, वेसल्स बनी, सीड बनी, फ्लावर नहीं बना, तो एंजियोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म है। ओके, उसमें फ्रूट नहीं बनेगा वहां पर। डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। ओके, ये फोर्थ वाला डिवीजन जिम्नोस्पर्मी से अलग हो गया। और ये है फ्लावरिंग प्लांट, इनमें फ्लावर्स आएंगे, तो उनको फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? डिवीजन, यस वेरी गुड, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में सफिक्स स्पर्मी कॉमन आया है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्पर्मी मतलब मेनी सीड्स। ओके, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो पूछ लो। अर्लियर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, अलगी और मॉसेस और फंजाई को थैलोफाइटा कहते थे, वो पुराना क्लासिफिकेशन है। ओके, पुराने क्लासिफिकेशन में एक थैलोफाइटा होता था, थैलोफाइटा, जिसमें थैलस बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म को रखते थे। अलगी, ओके, थैलस बॉडी मतलब जिनमें टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन पाता, आगे ऑर्गन नहीं होते, जिनमें केवल टिश्यू तक होता है। अलगी ब्रायोफाइट्स के अंडर में आती है मॉसेस एंड किंगडम फंजाई के मेंबर्स। इनको पहले थैलोफाइटा के अंडर में रखते थे, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन में था। नाउअडेज हम प्लांट्स में फंजाई को नहीं रखते और इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आया क्या बेटा? सर यस बेटा। सर मॉसेस तो ब्रायोफाइटा में आता है ना? हाँ बेटा, मॉसेस ब्रायोफाइटा में आता है, इसीलिए तो सबको अलग कर दिया ना, फंजाई को अलग कर दिया। ये अर्लियर क्लासिफिकेशन था, पुराना। ओके,
वो ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाते थे, जो आपको 9th-10th में पढ़ाया होगा कि थैलोफाइटा में अलगी, फंजाई, मॉसेस ये आते हैं। ओके, लेकिन अब आप हायर स्टैंडर्ड में हो, अब आपको वहां पर क्लैरिटी के साथ में पढ़ना है कि क्या क्या डिवीजन हो चुके हैं। हमने आगे छोटे करने के कारण देखा कि फंजाई को उसने अलग कर दिया है प्लांट से, तो अब फंजाई को हम यहाँ पर लेंगे ही नहीं, इसलिए हमने प्लांट की पहले डेफिनेशन लिखी, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल, और वो भी क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होना चाहिए, सेलुलोजिक सेल वॉल होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। तो फंजाई तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, इसलिए फंजाई को यहाँ से जब निकाला तो थेलोफाइटा को भी ब्रेक कर दिया, मॉसेस को ब्रायोफाइट्स के अंडर में होते तो उसी में रख दिया, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, और अलगी के लिए अलग से। ये अर्लियर होता है, आपने जो पढ़ा 9th-10th में, इसके लिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने आपको वहां पर बताया। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो गया किंगडम प्लांटी का ब्रीफ डिस्कशन। ऐसे ही हम किंगडम एनिमलिया को मंडे को पढ़ेंगे। ओके, कल आप लोगों की डाउट क्लास रहेगी 9:30 to 10:30 डाउट क्लास रहेगी। जो भी आपको किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई से रिलेटेड डाउट होंगे वो जल्दी से पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट का टॉपिक फिर से क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई के क्वेश्चंस आएंगे आपको। ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? यस सर। सर कुछ पूछना। हाँ बोलो बेटा। सर जो एनसीईआरटी प्लस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हाँ कौन से बुक बेटा से? देखो, नहीं ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। देखो जैसे कि ये कंपटीशन की एग्जाम है, और कंपटीशन की एग्जाम में आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है कि आपको कंसेप्ट कितने क्लियर है। ओके, कंसेप्ट कितने क्लियर है, आप कंसेप्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और हर साल होती है और बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर हो रही है, तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो वहां पर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है वो सोच करके बनाता है। कुछ पेपर भले वो कुछ क्वेश्चन जो है वो इधर उधर की बुक में से कॉमन लेता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर वो बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान में रख करके बनाते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसलिए हर कोई अपनी बारे में सोचेगा और अलग अलग चीजों को वहां पर कंबाइन करके सोचेगा, कोशिश करेगा कंसेप्ट को। इसलिए वो क्वेश्चन लगभग क्या होते हैं कि हमको नए जैसे दिखते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपने किसी बुक में से अगर हर एक चैप्टर पर 1000 क्वेश्चन भी कर लिए, तो भी ये गारंटी नहीं होगी कि वही का वही क्वेश्चन आ जाए। हाँ, फैमिलियर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए पहले तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये हमेशा ध्यान रखो। क्वेश्चन आएगा आपके हमेशा कंसेप्ट से। अब कौन से कंसेप्ट पढ़े और कितने कंसेप्ट पढ़े, तो ये ध्यान रखो कि जो मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, ओके, वो पूरे क्लास के नोट्स आप ध्यान रखो। ठीक है, आपको जो मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो एग्जाम में आता है। इतने सालों से हमें पता है क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। ओके, तो कहाँ तक पूछते हैं। पहले सिलेबस तो डिफाइन भी नहीं रहता था 2013 के पहले तो। ओके, वहां पर तो एनसीईआरटी से ओनली 50% सिलेबस आता था बस, मतलब पूरा सिलेबस में से 50% ही क्वेश्चन आते थे। 50% क्वेश्चन तो वहां पर और इलेबोरेट करके आते थे, तो बहुत डीप में पढ़ाना पड़ता था। अभी तो आपको बर्डन कम हो गया है, आपको एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी में टर्म्स आ रही है उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा प्लस बताना पड़ता है। ओके, तो जो टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्स्ट्रा बताऊंगा, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, जैसे बंगाल फेमाइन बताया, ठीक है, आयरिश फेमाइन बताया, ऐसे जो टर्म्स बताए जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो चीजें वो मतलब लिख देते हैं छोटे से फॉर्म में कि फंगस वगैरह, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर वो पूछने के चांसेस होते हैं, वो क्लासरूम में आपको बता दिए जाएंगे। तो क्लास के नोट्स ध्यान रखो। आप देखो, आपको अगर सारे 90 क्वेश्चंस करना है तो क्लास के नोट्स, अभी तक मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो 88 क्वेश्चन आप 90 में से 88 क्वेश्चन आप 100% कर पाओगे। ठीक है, ओके। और लास्ट ईयर भी स्टूडेंट ने किया है, इसलिए जो स्टूडेंट थी वहां पर जायसवाल, ओके, उसका वहां पर मोर देन 340 मार्क्स उसके बायोलॉजी में है। ओके, तो ये ध्यान रखो कि वहां पर क्वेश्चंस अगर आप स्टिक रहते हैं, फोकस रहते हैं,
क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी, और फिर अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड पे एक बार रिवाइज कर लो ताकि बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स बन जाए। उस स्टूडेंट के बोर्ड में भी 90% के आसपास मार्क्स थे। ओके, श्रद्धा जायसवाल के। तो ये वहां पर होता है कि अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपका स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कोई भी स्टेट, कोई सा भी बोर्ड हो, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। उसमें आपको इतना पढ़ लेते हो आप कि आप फिर वहां पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो भी आंसर लिख सकते हो, 5 मार्क्स का आए उसी पर तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कंपटीशन में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है उस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी, देन स्टेट बोर्ड की बुक, ये पहले तो कंसेप्ट के लिए पढ़ लो। फिर आप कोई भी एक बुक या कोई भी एक एनसीईआरटी बेस्ड एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स, या फिर जीआरबी पब्लिकेशन की आती है बायोलॉजी, या फिर टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ऐसी कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने बुक ले ली तो उस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करोगे आपको पता ही चल जाएगा कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं। ये क्वेश्चन आपने जो पढ़े कंसेप्ट पूरे वो एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो उसमें आपका स्टेट बोर्ड के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर आप उनमें ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, ओके, तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व करते हो तो आपकी वहां पर वो प्रैक्टिस हो जाती है कंसेप्ट की। तो आपको कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, फिर आपके फैमिलियर क्वेश्चन आएंगे वहां पर, ये ध्यान रखो। ओके बेटा, आपको बहुत सारी बुक से नहीं पढ़ना है। बहुत सारी बुक से आप पढ़ते रहोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक ही बुक या फिर एक ही चैप्टर पर एक ही बुक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर, बाय, है थैंक ना। यू। कल संडे के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से पेपर देना। किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लेना कल के दिन डाउट क्लास में। ओके, ओनली डाउट क्लास रहेगी फिर हमारी कल।